नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इससे पहले के 2 वीडियो में हम सामाजिक समूह के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक समूह के वर्गीकरण के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। समूह के आकार के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप, और दूसरा है द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच सिर्फ आकार का ही फर्क नहीं होता, बल्कि समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच के संबंध के स्वरूप का भी फर्क होता है। सबसे पहले कुली ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को जन्म दिया, पर उन्होंने द्वितीय समूह की बात कभी नहीं कही। कुली ने प्राथमिक समूह की अवधारणा की जब बात करी तो उसके आधार पर अन्य विद्वानों ने उसके विपरीत सामाजिक समूह की बात कही और तब से द्वितीयक समूह की चर्चा की जाती है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सबसे पहले C.H. कुली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। उनके अनुसार प्राथमिक समूहों से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण या प्राथमिक भूमिका होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक समूह कहा जा सकता है। कुली की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक नज़दीकी, घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है। कुली ने परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह की सबसे प्रमुख विशेषताओं में वी फीलिंग या हम की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह अपने आप में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ समूह है, जिसमें आमने सामने के संबंधों के अलावा एकता की भावना भी मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राथमिक समूह का आकार काफ़ी छोटा होता है। यह कहना मुश्किल है कि ऐसे समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य पाए जाते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसे समूह में अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सीमित आकार के कारण ही सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया संभव है, जिसके कारण एक प्रकार की भाईचारे एवं आदान प्रदान वाली भावना का जन्म होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच भौतिक या मानसिक समीपता पाई जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि सभी सदस्य अपने बीच अनुभवों या विचारों का सहजता से आदान प्रदान करते हैं। स्थिरता के अभाव में घनिष्ठता की कल्पना नहीं की जा सकती। समूह में जितनी अधिक स्थिरता होती है, सदस्यों के संबंधों में भी उतनी ही अधिक घनिष्ठता होती है। वास्तव में प्राथमिक समूहों का निर्माण जानबूझकर या योजनाबद्ध तरीके से नहीं होने के कारण यह अधिक स्थायी प्रकृति का होता है और लोगों में इसकी आस्था से अलग होना कठिन होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में उद्देश्यों और हितों की समानता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक परिवार में, जो कि एक प्राथमिक समूह है, इसमें माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करने में अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों की देखरेख करना उनका अंतिम उद्देश्य है, बल्कि वास्तव में बच्चे का सुख दुख ही माँ बाप का सुख दुख बन जाता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह में मैं की भावना की जगह हम की भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूह का जन्म स्वतः होता है। इसका अर्थ यह है कि जानबूझकर और कुछ लक्ष्यों को सामने रखकर प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं किया जाता है। 2-4 व्यक्तियों में जब आपसी घनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है तो प्राथमिक समूह का स्वरूप अपने आप तैयार हो जाता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच
व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूह में सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को बताते हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर पूरा विश्वास और आस्था होती है। प्राथमिक समूहों में संबंधों की स्थापना किसी बाहरी प्रलोभन या बाहरी दबाव से नहीं होती, बल्कि इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक परिवार में माता पिता भाई बहन के पारस्परिक संबंध जो किसी बाहरी प्रभाव के फलस्वरूप विकसित नहीं होते, बल्कि ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होते हैं। इनकी प्रकृति आत्मिक होती है। प्राथमिक समूह किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समूह है जहां उसका बचपन व्यतीत होता है। बचपन का समय व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिस अवस्था में बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। प्राथमिक समूह को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण या बुनियादी भूमिका होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच के संबंध अनौपचारिक होते हैं। संबंध की घनिष्ठता संबंधों को अनौपचारिक रूप प्रदान करती है। साथ ही प्राथमिक समूह का संगठन भी बहुत हद तक अनौपचारिक ही होता है। इसमें विभिन्न पद और उन पदों के साथ जुड़ी हुई अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, पर ये भूमिकाएं परस्पर व्यापी या ओवरलैपिंग होती है। जैसे मान लीजिए संतान के लिए माँ जहाँ अभिभावक है वहाँ आवश्यकता पड़ने पर सेवा भी करती है, भोजन पकाती है तथा सही सलाह भी देती है। यही बात एक व्यक्ति अपने ऑफिस के उच्चाधिकारी से आशा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ उनकी भूमिका औपचारिक होने के कारण पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। प्राथमिक समूह सर्वव्यापक है। विश्व में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ समाज नहीं है और जहाँ प्राथमिक समूह नहीं पाया जाता हो। परिवार और मित्र मंडली जैसी सामाजिक व्यवस्था विश्व के प्रत्येक समाज और सामाजिक विकास के प्रत्येक चरणों और कालों में पाई जाती है। विश्व स्तर पर प्राथमिक समूह एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था है। कुली के द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह जब काफ़ी लोकप्रिय हो गया तो विद्वानों ने इसके विपरीत सामाजिक व्यवस्था की बात कही, जो द्वितीयक समूह के रूप में प्रचलित हुआ। जो समूह प्राथमिक नहीं है उसे लोगों ने द्वितीयक समूह का नाम दिया। इस तरह के समूह में आमने सामने के संबंध काफ़ी कमज़ोर होते हैं। समूह के सदस्यों के बीच घनिष्ठता की कमी होती है, जैसे दुकानदार ग्राहक का संबंध, डॉक्टर रोगी का संबंध, नेता और अनुयायियों का संबंध, दफ्तर में ऑफिसर और उनके कर्मचारी का संबंध। ऐसे संबंधों को हम लोग जानबूझकर या योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करते हैं। द्वितीयक समूह में संबंधों में स्थायित्व की कमी और संबंधों में चिचलापन का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आमतौर पर इसका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। सदस्यों के बीच हमेशा आमने सामने का संबंध नहीं हो पाता है। लोग ऐसे समूहों का निर्माण स्वार्थवश करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से सदस्यों के बीच में संवेगात्मक और भावनात्मक लगाव की कमी होती है। द्वितीयक समूह के बारे में स्टीवन कोल कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज विच आर लार्जर एंड इन विच द इंटरेक्शन इज मोर इम्पर्सनल। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच में संबंधों की आत्मीयता की कमी होती है। प्राथमिक समूहों की तुलना में द्वितीयक समूहों के अंतर्गत लोगों के बीच अंतःक्रिया की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। ऐसा होना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। द्वितीयक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए गिडेंस ने भी लिखा है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत लोग नियमित रूप से मिलते तो हैं, लेकिन उनके संबंध मुख्य रूप से अवैयक्तिक होते हैं। व्यक्तियों के बीच संबंध घनिष्ठ नहीं होते हैं। लोग एक दूसरे के निकट तभी आते हैं जब उनके सामने कोई निश्चित व्यावहारिक उद्देश्य होता है। द्वितीयक समूहों की विशेषताओं के बारे में जानकर
हम द्वितीयक समूह की अवधारणा को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। द्वितीयक समूह की प्रथम विशेषता है कि इसका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में बड़ा होता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि सदस्यों की संख्या हजारों या लाखों तक भी हो सकती है, जैसे राज्य, राष्ट्र, शिक्षण संस्थाएं आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। द्वितीयक समूह का आकार क्योंकि बड़ा होता है और उनमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए सदस्यों में शारीरिक समीपता नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, यानी यह संबंध संपर्क के विभिन्न साधनों जैसे टेलीफोन, डाक, पत्र पत्रिकाएं आदि से स्थापित होते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध होने से संबंध भी अवैयक्तिक हो जाते हैं। इस प्रकार इन समूहों के सदस्यों में व्यक्तिगत घनिष्ठता बहुत कम पाई जाती है। यह केवल औपचारिकता तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति की पहचान उसके औपचारिक पद के आधार पर होती है। जैसे एक श्रमिक संगठन में सदस्यों की पहचान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या साधारण कार्यकर्ता के रूप में होती है। इस प्रकार की पहचान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसके विभिन्न पक्ष नहीं झलकते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी प्रकार के द्वितीयक समूह में हो, अपनी कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाकर अन्य लोगों से आगे निकलना चाहता है। कुछ समूह अपने सदस्यों में प्रतिस्पर्धा के महत्व को बढ़ावा भी देते हैं। द्वितीयक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐसे समूहों की सदस्यता ग्रहण करना या नहीं करना, किसी क्रियाकलापों में भाग लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से सोच समझकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर ऐसे समूहों की सदस्यता को ग्रहण करता है या छोड़ सकता है। प्राथमिक समूहों की तुलना में द्वितीयक समूह थोड़े कम स्थायी होते हैं। द्वितीयक समूह का आसानी से निर्माण और विघटन हो सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे सदस्यता को त्याग सकता है और नए द्वितीयक समूहों का ज़रूरत के अनुसार निर्माण कर सकता है। कभी कभी जब हमारे उद्देश्यों या व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तो हम समूह की सदस्यता को त्याग देते हैं या उससे अलग हो जाते हैं। जैसे महाविद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं और नए विद्यार्थी वर्ग में नामांकन लेकर पुनः उपस्थित हो जाते हैं। द्वितीयक समूहों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता है। जब समाज में कुछ लोगों का उद्देश्य सामान्य होता है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो लोग विचार विमर्श करके योजनाबद्ध तरीकों से ऐसे समूहों का निर्माण करते हैं। आधुनिक समाज में ऐसे समूहों का विशेष महत्व है। जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, वैसे वैसे समाज में समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत तरह के द्वितीयक समूहों का निर्माण किया जा रहा है। द्वितीयक समूह आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। व्यक्ति किसी द्वितीयक समूह का सदस्य कुछ सीमित स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनता है। दूसरी ओर प्राथमिक समूह के सदस्यों के अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक समूह के अंतर्गत होती है। जैसे क्लब हमारी सीमित आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसके विपरीत परिवार में हमारी सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे शैक्षणिक संस्था द्वितीयक समूह के अंतर्गत आती है। जब व्यक्ति इसकी सदस्यता ग्रहण करता है तो उसका सीमित उद्देश्य कि उसे शिक्षा वहाँ प्राप्त करनी है, उसकी पूर्ति होती है। इस तरह अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अलग अलग समूहों का सदस्य बनता है। द्वितीयक समूह की सदस्यता की अवधि सीमित होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीयक समूह हमारे सीमित स्वार्थों को ही पूरा करते हैं, इसलिए वैसी आवश्यकता की पूर्ति होते ही हम उस द्वितीयक समूह की सदस्यता त्याग देते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक समूह की सदस्यता प्रायः जीवन पर्यंत चलती है।
क्योंकि प्राथमिक समूहों में हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। द्वितीयक समूहों का संगठन औपचारिक होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे समूहों में पद और भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में भूमिकाएं परस्पर व्यापी या ओवरलैप करती हुई नहीं होती हैं। जैसे एक राजनीतिक दल में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की भूमिका अलग अलग होती है और अध्यक्ष से कोषाध्यक्ष की भूमिका की आशा नहीं की जा सकती और न ही कोषाध्यक्ष से अध्यक्ष की भूमिका की। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में यदि हम अंतर देखें तो प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, इसलिए इसका आकार छोटा होता है, जैसे परिवार और पड़ोस। उसी तरह द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज आदि। दूसरी जो अंतर है वह है प्राथमिक समूह में भौतिक समीपता के कारण आमने सामने के संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में भौतिक दूरी होने के कारण आमने सामने के संबंध आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर होता है प्राथमिक समूह में हम की भावना प्रबल होती है, इसलिए यहाँ सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है, लेकिन द्वितीयक समूह में भौतिक दूरी होने के कारण हम की भावना इतनी प्रबल नहीं होती है, वहाँ आई फीलिंग या दे फीलिंग पाया जाता है। चौथा अंतर होता है प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। प्राथमिक समूह स्वयं पनपते हैं, इन्हें जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से स्थापित नहीं किया जाता, लेकिन द्वितीयक समूहों की स्थापना जानबूझकर की जाती है, वह स्वतः नहीं पनपते। प्राथमिक समूह के उद्देश्य दूरगामी होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह के उद्देश्य शीघ्र हासिल करने वाले होते हैं। प्राथमिक समूह के उद्देश्य निश्चित और सीमित नहीं होते, एक या दो उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद ये समाप्त नहीं होते, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के उद्देश्य निश्चित होते हैं, इसलिए उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद द्वितीयक समूह समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये ज़्यादा स्थायी नहीं होते। प्राथमिक समूह का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जबकि द्वितीयक समूह इतने ज़्यादा प्राचीन नहीं है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के बाद ही इनकी प्रधानता समाज में बढ़ी है। इसी के साथ प्राथमिक समूह में सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए अनौपचारिक उपाय जैसे व्यंग, उपहास आदि किए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक उपाय जैसे नियम, कानून, पुलिस आदि का सहारा लिया जाता है। व्यक्ति के समाजीकरण में प्राथमिक समूह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के सहारे व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव बढ़ती है। इसके विपरीत समाजीकरण में द्वितीयक समूह का योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए व्यक्तित्व की प्रकृति द्वितीयक समूहों से निर्धारित नहीं होती है। प्राथमिक समूह के द्वारा व्यक्तियों के मूलभूत सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति, जबकि द्वितीयक समूहों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास होता है, जैसे कार्य करने की कोई विशेष दक्षता या योग्यता आदि। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना सामाजिक और समूह के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीय समूह, उनकी विशेषताएं और दोनों में पाए जाने वाले अंतर के बारे में। अब संदर्भ समूह के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।